जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सौरव कुमार। आप देख रहे हैं सिलेक्शन पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने देखा था कि हमने मातृभाषा तक का टॉपिक क्लियर कर लिया था और आज हम करने वाले हैं मानक भाषा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपका कहता है मूलभूत अवधारणाएं यानी मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? इसे परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नगर भाषा आदि नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस परिभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य भाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन भाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। ठीक है, किस प्रकार की भाषा होती है? शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा को हम मानक भाषाएं कहते हैं। अगला टॉपिक है विभाषा किसे कहते हैं? यानी सब लैंग्वेज विभाषा। इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन चाहिए तो ये बनती है आपकी, एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल की भाषा को हम विभाषा कहते हैं अपने लैंग्वेज में। अगला टॉपिक चलते हैं बोली। अब आती है आपकी बोली। भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। बात यहाँ तक क्लियर? अगला आता है आपका देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है, मैंने वैसे पीछे बता चुका हूँ देवनागरी लिपि को, फिर भी टॉपिक चल रहा है तो चलने दो पूरा। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला टॉपिक क्या है इसका? इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा पर होती है जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं या शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा शिरोरेखा होती है। अब आता टॉपिक जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इंपोर्टेंट जो प्रश्न बने हैं। अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। पहला तो आपको यहीं से मिल ही रहा है डायरेक्टली। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका आया अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग। यहाँ आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे आपके प्रश्न नहीं मिलेंगे पूरे। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। विभ्रष्ट कहा गया है। प्रश्न इस तरह से पूछा सकता है कि अपभ्रंश को विभ्रष्ट किसके नाट्य शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या कहता है आपका पॉइंट? अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार
व्याध, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मेरे हिसाब से, तो आचार्य व्याधि यानी पतंजलि के पूर्ववर्ती, नहीं ठीक है, मिस्टेक नहीं है, पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था। जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार की एकाक्षरी परिवार की भाषा मानी जाती है। चीनी भाषा को हम एकाक्षरी परिवार की भाषा भी मानते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने, ठीक है। जब मैं प्रश्न कराऊंगा आपको डिक्टो प्रश्न मिलेगा यहाँ से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा को अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध आस्टिक भाषा परिवार से है। तीसरा है ब्रजबुल, बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है, रांगड़ी बोली। अब आया आपका खसपरजिया, पछाई, जोहारी, दानपुरिया, असकोटी, फलद कोटी यानी कोटिया, गंगोला, सिराली आदि कुमायूनी की उपबोलियाँ हैं। कुमायूनी की उपबोलियाँ कौन कौन सी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप नोट्स बनाओ, चाहे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको। अगला सलानी, नागपुरिया, राठी, टिहरी, श्रीनगरिया, लोहा आदि गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं। अगला कर्ता के साथ ने, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली में नहीं किया जाता। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य से माना जाता है, या गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। अच्छा प्रश्न अगला वाला, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। अगला खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। अच्छा जो टॉपिक आ रहे हैं हम तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी होती है हमारी, शब्द होती है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है, वाक्य होती है हमारी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न मैं पीछे करा चुका हूँ, फिर बता के चल रहा हूँ। अगला अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भाषा भारत की राजभाषा बताया गया है। अगला पॉइंट क्या कहता है, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं पाली को। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। जो पॉइंट है वही पॉइंट बता के चलूंगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। यह अच्छा प्रश्न है, अमीर खुसरो वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारणी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। अगला टॉपिक,
हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पेज। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पीछे करा है उससे वही पूछा जा रहा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। कौरवी बोली के नाम से भी जानी जाती है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जा चुका, मैं आगे कराऊंगा आपको। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है, यानी शुद्ध रूप में। अगला है, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या नाम दिया था? हिंदवी। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। अगला पॉइंट, हिंदी की उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। अगला पॉइंट, डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुवेकी और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट चलते हैं। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने देवनागरी में, आगे क्या है इसमें, एक सेकंड में थोड़ा जूम आउट करता हूँ, के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था, जिसका प्रयोग गांधी जी ने हरिजन सेवक में हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद को 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अरबी जो है हमारी शामी भाषा के अंतर्गत आती है। अरबी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो वो शामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा था। लल्लू लाल ने यामनी भाषा को उर्दू को यामनी भाषा कहा था। अगला प्रश्न, फर्डिनांड द सोस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा, खसखुरा या गुरखाली। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। कहाँ की राजभाषा है? नेपाल की। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं। अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं। ठीक है। शौर सैनी, अपभ्रंश का नाम है शौर सैनी। आधुनिक भारतीय भाषा कौन सी आती है इसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आती हैं ये। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया।
अर्धमागधी अपभ्रंश में हमारी आती है पूर्वी हिंदी। ब्राह्मण अपभ्रंश में आती है सिंधी। ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी आती है, महाराष्ट्र में हमारी मराठी आती है। और पैशाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी दोनों भाषाएं आती हैं, दोनों भाषाएं आती हैं। अगला पॉइंट विशेष है, ध्यान दें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहंदा एवं पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः कैकय एवं टक अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रमुख बोलियां एवं उनके नामकरणकर्ता, बोलियों के नामकरणकर्ता। खड़ी बोली के नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? लल्लू लाल। कौरवी बोली के राहुल शंकरत्यान और भोलानाथ तिवारी। अगला बिहारी गियर्सन, जो आपका यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न था। राजस्थानी भाषा के गियर्सन। अगला ब्रजबुल ईश्वरचंद गुप्त ब्रजबुल के। भोजपुरी के रेमंड। ठीक है। मैथिली के कोलब्रुक। एक भाषा और थी डिंगल के बांकीलाल। टिंगल के आपके बांकीलाल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कराने वाला हूँ आपको जो अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियां हैं और कहाँ कहाँ बोली जाती है, वो करेंगे हम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जिस भाई को नोट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, जैसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें शेयर कर दूँगा, और टेलीग्राम में। कमेंट जितनी आएंगी उतनी। चलिए चलते हैं। हाँ जी, पहला टॉपिक आ गया आपका। ये आपका अपभ्रंश है। ये उपभाषा हैं। कौन कौन सी उपभाषा हैं? बोलियों और विशेषता और बोली जाने वाला क्षेत्र। ठीक है। पहला हमारा शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आता है। उपभाषा हमारी 5 हैं, 5 बोलियां हैं। पहले खड़ी बोली या कौरवी बोली, विशेष आकार बहुला होता है। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून, ये इनमें बोली जाती है। अगला दिखाता हूँ आपको भी। अब आई आपकी आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर। ठीक है। तो ये आपकी आती हैं ब्रजभाषा क्षेत्र में। ब्रजभाषा में आती हैं आपकी ये सभी जो मैंने बताई हैं, पहले बताई थी अभी। 1 मिनट दोबारा बता देता हूँ। आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, ब्रजभाषा में दूसरी है। ठीक है। और फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र, ये सब आपका ब्रजभाषा में आता है। तीसरे स्थान पर आ रही है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ का बोली जाती है? कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर इत्यादि में। अगला टॉपिक, बताइए। बुंदेली मैं 3 करा चुका हूँ। पहली आपकी खड़ी बोली या कौरवी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी कन्नौजी और चौथी आपकी बुंदेली है। अभी बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है और उसको आप देख सकते हो। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, देखिए आराम से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, औरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद तो आ गया, और छिंदवाड़ा, इसमें बोली जाती है। 4 हमारी हो गई। पांचवी आ गया
पाँचवीं बताइए। बांगरू हरियाणवी यानी जो जाटू बोली वो हम बोल सकते हैं। तो ये अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिलों में, दिल्ली में बोली जाती पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा, इसमें बांगरू बोली बोली जाती है। अपभ्रंश आ गया तुम्हारा शौर्सनी। उपभाषा आ गई राजस्थानी हिंदी इस बार। पहले हमारी चल रही थी पश्चिमी हिंदी, अब आ गई राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी पहला है मारवाड़ी जो पश्चिमी है, ये होता है टावर्ग बहुला। जो आपका जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवात, सिरोही, पंजाब इत्यादि में बोला जाता है। अगला चलते हैं। ठीक है, पॉइंट सेम वही चल रहा है। राजस्थानी में 4 बोलियां होती हैं। दूसरे नंबर पर आती है मेवाती। मेवाती, ठीक है, जो उत्तरी राजस्थान की है जी, उत्तरी राजस्थान की, जो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर इनमें बोली जाती है। और ये आप कह रहे जयपुर, अजमेर, किशनपुर, हड़ौती इसकी प्रमुख है, तो ये ढूंढानी में आती हैं। ढूंढानी आगे दिखाई देगा। इसकी टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है। चलिए, जो भी मैंने बताई थी आपको वही चीज़ है ये। ढूंढानी, जयपुरी, बूंदी, कोटा, वाना, सवाई माधोपुर। और अभी मैंने जो नाम बताए थे आपको, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, उनमें भी। मालवी दक्षिणी है। उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और टोंक इनमें बोली जाती है। तीसरा पॉइंट है आपका मागधी अपभ्रंश का। उपभाषा नंबर 3 है, हमारी 5 उपभाषा होती हैं। तीसरी उपभाषा आ गई है बिहारी हिंदी, जिसकी 3 बोलियां होती हैं। जिसकी कौन सी होती हैं? 3 बोलियां। पहली होती है मगही। मगही आपकी पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ इनमें बोली जाती है मगही बोली। दूसरी आती है आपकी मैथिली। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया इनमें बोली जाती है मैथिली बोली। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आया आपका तीसरा, जो कि लास्ट है इसका मागधी का, भोजपुरी। ठीक है, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर, छपरा और पूर्णिया इनमें भी भोजपुरी बोली बोली जाती है। उपभाषा में आ गई आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब ये आपकी बोली जाती है अवधी में। पहले होती है अवधी, इसमें भी 3 होती हैं। अवधी, ये अवधी का है, अवधी। ठीक है, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रीबस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्ना, फतेहपुर इन सब में अवधी बोली बोली जाती है, जिसको उदासीन आकार बहुला बोलते हैं। दूसरी आपकी इसमें बघेली बोली, अवधी बघेली। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश का नाम बताना भूल गया मैं आपको, ये था हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। बघेली बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, शहडोल, सतना, बालाघाट और दमोह। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आया आपका इसका 3 नंबर, छत्तीसगढ़ी बोली का। छत्तीसगढ़ी भी हमारी
अर्धमागधी के अंदर ही आती है। छत्तीसगढ़ से रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया इनमें बोली जाती है। अब हमारा लास्ट अपभ्रंश आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, ये उपबोली की संख्या 5वीं है हमारी। इसकी कुल 2 बोलियां होती हैं, एक तो होती है गढ़वाली और दूसरी होती है कुमाऊनी। गढ़वाली में कौन कौन सी आती है हमारी? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार। अब आते कुमाऊनी की बात, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और कल जो आपका हम चलाएंगे विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि बहुत अच्छा वो है। विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें कि अगर मैं इसमें करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।